हमारा यूनिवर्स जो बिलियन बिलियन साल पहले जन्म हुआ था, उसी समय से इसने कई सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, स्टार्स और इसके अलावा बहुत कुछ दिया है। हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल से लगातार इवॉल्व हो रहा है, पर हम लोग इस स्टेट तक पहुँचे कैसे? क्या हुआ इतने सालों तक? अपने कुर्सी की बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लोग टाइम में पीछे जाने वाले हैं और यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। शुरुआत में तो वैसे कुछ भी नहीं था, पर अचानक से एक बिग बैंग हुआ और हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि इतना बड़ा कॉस्मिक इवेंट हुआ कैसे, ये अभी भी मिस्ट्री है। पर जब ये एक बार चालू हो गया तो कभी रुका नहीं। कुछ ही मिली सेकेंड्स में पार्टिकल्स जैसे क्वार्क और फोटॉन बनने लगते हैं। ये बस कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो हमारे इस दुनिया को बनाते हैं, जिसे आज हम सभी जानते हैं। कुछ ही मिनट बाद कुछ और एलिमेंट्स का जन्म होता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर हीलियम, ड्यूटेरियम जैसे पार्टिकल को क्रिएट करते हैं। और अगले 400 मिलियन सालों तक ऐसे ही यूनिवर्स कंटिन्यूसली तेज़ी से एक्सपैंड होते जाएगा। कुछ और मिलियन साल तेज़ी से एक्सपैंड होने के बाद चीज़ें अब थोड़ी स्लो हो जाती हैं, और यही से हमारे यूनिवर्स के पहले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन शुरू होता है। यह वही स्ट्रक्चर है जो हमारे आने वाले गैलेक्सी, पृथ्वी जैसे ग्रह को न्यू रखेगा। इसके बाद हमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस क्लाउड बनते हुए दिखेगा। ये वही दो एलिमेंट है जो शुरुआत में बने थे। इन गैस क्लाउड को एक साथ खींचा जाता है ग्रेविटी की मदद से, और जब तक ये एक बार साथ आ जाते हैं तो कई मिलियन साल बाद ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डेंस होते जाते हैं। चलिए, अभी तक तो ये प्रोसेस बहुत ही धीरे चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ी रफ्तार लाते हैं। अब गैस क्लाउड नज़दीक आते जाएंगे और डेंस होते जाएंगे। इसके साथ ही ये गर्म भी होते जाते हैं। एक बार जब इन क्लाउड के सेंटर का तापमान 10 मिलियन डिग्री केल्विन तक पहुंच जाता है तो इसमें तुरंत ही आग लग जाता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे प्रोसेस को क्रिएट करता है। हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हीलियम बनाएंगे, जिनसे काफ़ी बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। पर रुकिए, अब इस समय यूनिवर्स में पहला स्टार बॉर्न होने जा रहा है। पर ये एक अकेला नहीं होगा। इन कॉस्मिक क्लाउड के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार का जन्म होगा उसी टाइम। और यह कोई चमकने वाले तारे नहीं होंगे, बल्कि इनका यूनिवर्स को एक आकार देने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा। और अभी तारे अलग अलग आकार और साइज़ में भी फॉर्म होंगे। कुछ बहुत ही बड़े ब्लू जाइंट होंगे तो कुछ येलो ड्वार्फ होंगे। इन सभी का केवल साइज ही अलग अलग नहीं होगा, इसके अलावा इनके जो जीवन यापन है, लाइफ स्पैन है, वो भी अलग अलग होगा। कुछ ट्रिलियन सालों तक रहेंगे तो कुछ बिलियन सालों तक जिएंगे। जब तक हम लोग इन तारों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेस में कुछ फैसिनेटिंग चीज़ें भी हो रही हैं। यह तारे अकेले मज़े करना नहीं चाहते, बल्कि एक ग्रुप्स चाहते हैं, एक गैंग। यह तब होता है जब इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल जो हैं, जैसे गैस हो गए, डार्क मैटर हो गया, डस्ट हो गया, एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तब ये गैलेक्सी बनाते हैं। यहाँ बिल्कुल ही हमारे मिल्की वे और एंड्रोमेडा की तरह ही ये भी बनेंगे। पर इन प्रोसेस को होने देते हैं और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ 100 मिलियन साल बीतने के बाद यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। बहुत सारे गैलेक्सी बन चुके हैं और ये सब एक नए तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि गैलेक्सी अपने में ही समाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये गैलेक्सी अपने अंदर समाते जाते हैं, ये गैलेक्सी क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये अब तक के लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें अभी हम जानते हैं। इस टाइम पर हम लोग कुछ स्टार्स को भी देखते हैं जो स्टार्टिंग में बॉर्न होते हैं, वे अब मरने लगे हैं। वे सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो रहे हैं। पर दुखी मत हुई, क्योंकि यह सुपरनोवा नेसेसरी सैक्रिफाइस है हमारे यूनिवर्स के लिए, जो ज़रूरी एलिमेंट प्रोवाइड करेगा जिनसे आने वाले टाइम पे अर्थ जैसे प्लेनेट और लाइफ का फॉर्मेशन होगा। अब चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। कुछ कई सारे छोटे गैलेक्सी एक साथ आने के बाद हमारे अपने मिल्की वे फॉर्म होना चालू हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारे पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी इसी तरह से बनना चालू हो जाता है। और कुछ ऐसे ही सेम गैलेक्सी बहुत सारे सोलर सिस्टम में भी बनना चालू हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लाउड और डस्ट अपने ही ग्रेविटी के चलते कोलैप्स हो जाते हैं, जो मिलकर शुरुआती ग्रह और सोलर सिस्टम को क्रिएट करते हैं। और यहाँ से तो और भी चीज़ें मज़ेदार होने लगती हैं। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिलियन साल आगे आ गए हैं, और इन समय में यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड होते जा रहा था। सोलर सिस्टम और गैलेक्सी पहले से भी ज़्यादा फॉर्म होते गए और नए नए तारे भी बनते गए। तारों की बात करें तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो तारा था, हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ। हमारे सन के फॉर्मेशन के बाद
एक्स्ट्रा डस्ट और गैस उसे घेरते गए। बढ़ते समय के साथ ये पार्टिकल और भी बढ़ते गए और जो साइज में बहुत ही बड़े और बड़े होते गए। इस प्रोसेस को प्लेनेटेसिमल कहते हैं। यह वह समय है जब हमारा सोलर सिस्टम के शुरुआती ग्रह बनना चालू होते हैं। समय के साथ यह प्लेनेटेसिमल बड़े होते गए और भी बड़े होते गए, जिनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण इतना ज़्यादा कोलिजन हुआ कि जिसे आप गिन भी नहीं सकते। यह प्लेनेटेसिमल में से एक बनता हुआ ग्रह हमारा पृथ्वी भी था। इसका जो फॉर्मेशन है एक मेजर इवेंट हुआ है इतिहास में। मंगल ग्रह के आकार का बॉडी हमारा प्लेनेटेसिमल से टकराता है, जिससे अर्थ और मून का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही कई सारे कोलिजन से दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे मरकरी, मार्स और वेनस का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे ठंडे रीजन वाले जो हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, वहाँ पे गैसेंट जैसे जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून का फॉर्मेशन होता है। पर हमारे रॉकी प्लेनेट अर्थ पर आज के मुकाबले उस टाइम कुछ और ही दिखता था। अगर थोड़ा सा और मिलियन साल वेट करें तो पृथ्वी पर हेवनली बॉम्बार्डमेंट होना शुरू हो जाता है। इस कॉस्मिक इवेंट ने बहुत सारे एस्ट्रॉयड को देखा हिट करते हुए हमारे पृथ्वी को। इसने बहुत ही अहम रोल निभाया है, जो हमारे पृथ्वी के आकार और जीवन के शुरुआती के लिए बहुत ही मेजर प्ले रोल करता है। फाइनली कुछ बिलियन साल बीतने के बाद हमारे यूनिवर्स में लाइफ का जन्म होने लगता है, और ये कोई बड़े एलियन नहीं होते बल्कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इनमें आज के टाइम जैसा लाइफ तो नहीं होता था, पर लाइफ के इवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा प्ले रोल करते हैं ये। इनके जन्म से कुछ साल बाद ही और पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनने लगता है। इसी के साथ ही सिंगल से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का जन्म भी होने लगता है। पृथ्वी का क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होने लगता है और हमें ओजोन लेयर बनते दिखता है, जो स्पेस से आ रहे हार्मफुल रेडिएशन को बचाता है हमें। अब कुछ और बिलियन साल पास होने के बाद ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक थे वे अब बड़े क्रिएचर वर्टिब्रे में इवॉल्व होने लगते हैं। ये एक मेजर माइलस्टोन है उन सारे वर्टिब्रल लाइफ का जो पृथ्वी पर, जिसमें आप भी शामिल हैं। और इस टाइम तो और भी चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, जैसे प्लांट्स हो गए और हमारे कॉन्टिनेंट जो मूव हो रहे थे उस टाइम पे। अब आखिरकार वह समय आ गया जब पृथ्वी पर रेप्टाइल्स का राज है पेंजिया में। पेंजिया असल में वो उस कॉन्टिनेंट को हम लोग कहते थे, जिस पर बहुत जल्द मास एक्सटिंक्शन होने वाला था, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में स्पेसीज जो तेज़ी से इवॉल्व हो रहे थे वे ख़त्म होने वाले हैं। और वही इवेंट डायनासोर और मैमल्स की न्यू रखते हैं। जैसे जैसे डायनासोर का ईरा आता है, पेंजिया कई पार्ट में बढ़ जाता है, जो आज हमारे मॉडर्न टाइम के जैसा है। और करीब 100 मिलियन साल बीतने के बाद आज हम यहाँ हैं जहाँ इंसानों का राज है। मॉडर्न सिविलाइजेशन का जन्म हो चुका है और अब हम और भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, जहाँ इस बढ़ते स्पेस ट्रैवल, क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमें आगे कहाँ ले जाएगा जो कोई नहीं जानता। मुझे लगता है ये सारे जो चीज़ें हैं किसी और नई वीडियो में डिस्कस करने होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट ट्रेंड।